हाय गाइज, वेलकम टू द जीएस सेंटर 2.0। देखिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीएस का क्लास चौथा है, जिसमें आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल देखने वाले हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सा युग आए, जैसे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। और नवपाषाण को भी हम लोग बांट के देखेंगे, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। इससे पहले देखिए, हम लोग जो पीछे वाला क्लास किए थे उसमें हम लोग झारखंड के इतिहास का मतलब पूरा तात्विक स्रोत देखे थे। आज हम लोग का इसमें जो अगला क्लास है, हम लोग प्रागैतिहासिक काल और झारखंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड के वो कहते हैं जिसके बारे में न तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अगर हम लोग को स्रोत लेना होगा तो पूरा तात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देख, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, तो पहला हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को तीन भाग में देखते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिसके बारे में ना कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, मतलब जिसके जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग तीन भाग में बांटे, जैसे हम लोग देखें कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, जितना भी देखते हैं कि झारखंड में विभिन्न भागों में प्रागैतिहासिक काल के भिन्न प्रकार के उपकरण पाए गए हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं और कब से कब स्टार्ट हुआ था। देखिए, पूरा पाषाण अगर हम देखना होगा तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को हम लोग पूरा पाषाण कालखंड कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस कालखंड में लोगों को कृषि करने का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन करने का भी ज्ञान नहीं था। देखिए, इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, मगर इसका उपयोग कैसे करना है इस कालखंड में नहीं पता हुआ। जब नवपाषाण कालखंड आएगा तो उसमें भी लोग कृषि करना सीखे थे और आग का उपयोग करना सीखे थे। लेकिन जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, उन्होंने मतलब अपने भोजन के लिए, मतलब लोग आंखें तक थे, जैसे शिकार के लिए निर्भर थे। इन लोग जैसे शिकार करता था और आग की जानकारी हो चुका था, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में किसी को पता नहीं था। यही चलते जितना भी उन लोग पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो शिकार तो करते थे लेकिन उसको कच्चे खाते थे। मतलब किसी मांस को मतलब पकाने का मतलब उसको नहीं पता था कि इसका कैसे पकाया जाता है। इसका हम लोग नवपाषाण काल में देखते हैं कि नवपाषाण काल में उसका वृद्धि हुआ था कि कैसे हुआ। आई होप यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए, इस कालखंड के हम लोग अवशेष देखते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट है वो देखिए हजारीबाग के ईंट को। देखिए, सबसे जो कि हजारीबाग की इसको जो है भूल भुलैया वाला आकृति, गुफा, अंतरिक्ष तथा जहाज और नक्षत्र के चित्र मिले हैं। वही देखा जाए तो हजारीबाग में इफ्को से सरैया, देहांगी मतलब आदि से 1991 में किए गए उत्खनन से, मतलब ये सब जितना भी चित्रकार आप देख रहे हैं, ये सब टोटल हजारीबाग की इफ्को से प्राप्त हुए हैं। और हजारीबाग के अलावा अगर देखा जाए तो इस कालखंड में जैसे रांची, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम से भी प्राप्त हुआ है। अब देखिए, हम लोग मध्य पाषाण काल देखते हैं। देखिए, जो मध्य पाषाण काल है, इसमें ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जितना भी विकास हुआ है तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में हुआ है। क्योंकि मध्य पाषाण में कुछ देखा नहीं गया, क्योंकि इसमें पशुपालन के बस शुरुआत हुआ। देखिए, जो इसमें केवल पशुपालन की शुरुआत हुआ। जो मतलब पूरा पाषाण में जो पशुपालन की शुरुआत नहीं हुआ था, वो मध्य पाषाण में आते आते क्या हुआ, लोग पशु को पालन करना सीखे। जिसमें गाय का सबसे पालन करना सीखा था, क्योंकि उसमें फिर उस गाय का दूध निकाल कर उसको खाना सीखा था। तो मतलब इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। अगर बात किया जाए कि मध्य पाषाण काल में झारखंड में कहाँ कहाँ से अवशेष मिले हैं, तो होगा दुमका, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दो ही है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्योंकि मध्य पाषाण काल में देख लें कि बस केवल पशुपालन का ज्ञान हुआ था, लोगों को पशुपालन करना सीखे थे। देखिए, जो नवपाषाण काल है, इसमें सबसे पहले देखिए, जो पूरा पाषाण काल में लोग कृषि करने का ज्ञान नहीं था, वो नवपाषाण में आते आते क्या लोगों ने कृषि करना सीख लिया। इसके अलावा जब पूरा पाषाण काल में क्या आग के खोज हो चुका था, लेकिन इसका उपयोग करने के बारे में लोगों को नहीं पता था। यही चलते जब नवपाषाण काल आते आते लोगों आग का उपयोग करना भी जान गया। वैसे अगर इसका अवशेष के बात देखें कि झारखंड में इस काल क्या कहाँ कहाँ अवशेष प्राप्त हुआ है, तो देखिए रांची हो गया है, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त हुआ है।
अब देखिए हम लोग ताम्र युग देखते हैं, ताम्रपाषाण काल युग देखते हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल युग देखने से पहले एक बार देखिए हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल से। देखिए प्रागैतिहासिक काल इतिहास को उस कालखंड को कहते हैं जिसके बारे में न कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें मतलब जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए थे हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब देखिए जो नवपाषाण है ना, इसी को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, जिसमें देखिए हम लोग की देखिए जैसे हो गया कि ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आई होप पीछे वाला आप समझ चुके होंगे। तब देखिए हम लोग समझते हैं कि ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं। देखिए जो देखा जाता है ना कि इस कालखंड में बहुत सारा, जैसे नवपाषाण कालखंड के बाद जैसे ही ताम्रपाषाण काल युग आया, इस काल में मतलब विभिन्न स्रोतों को माना जाए तो इस कालखंड में बहुत सारा मतलब विभिन्नता मतलब मतभेद पाया गया। और अगर बात किया जाए कि इस कालखंड को, तो इस कालखंड हड़प्पा सभ्यता, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उससे पहले से ही मतलब जो ताम्रपाषाण काल था वो हड़प्पा काल से पहले से ही, और हड़प्पा काल खत्म होने के बाद भी मतलब उससे पहले से भी था और खत्म होने के बाद तक भी रहा था। अब देखिए जैसे इस कालखंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जैसे ताम्रपाषाण काल कब कहा गया, जिसमें लोगों ने मतलब तांबे का उपयोग करना सीख लिया। और जैसे देखिए जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि मतलब मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी। तो सबसे पहले जो देखो मानव द्वारा किया गया था, ताम्र युग में तांबा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था, क्योंकि इससे पहले लोग पत्थर का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे ताम्रपाषाण काल युग मतलब पत्थर के साथ साथ लोगों ने तांबा का भी उपयोग करना सीख लिया। अगर इसका हम लोग केंद्र बिंदु की बात किया जाए तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखिए इसका अगर केंद्र कालखंड की बात किया जाए तो देखिए जो सबसे इसका केंद्र बिंदु अगर बात किया जाए तो सिंहभूम था। कि ताम कोई पूछेगा कि अगर ताम्र युग कालखंड का सबसे मतलब केंद्र बिंदु कौन सा था, कौन सा स्थान था, तो सिंहभूम था। देखिए जो देखिए हम लोग की तांबा का उपयोग होने लगा ताम्र युग पाषाण काल में, क्योंकि पत्थर के साथ साथ तांबा का उपयोग होने लगा था। लेकिन देखिए जो सबसे पहले जो जनजाति थे, 3 जनजाति हैं, एक हो गया असुर, बिरिजिया और भिरो। यही तीनों जनजाति हैं जिन्होंने तांबा का मतलब जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले तांबा का उपयोग करा गया था इन्हीं के द्वारा। वैसे ही देखा जाए तो हजारीबाग के बरगंडा नाम गाँव है, जहाँ से तांबा के 49 खाने प्राप्त हुए हैं। खाने का साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से मतलब तांबा के 49 खाने थे। जैसे यहाँ से इन जनजाति लोग बिरिजिया, बिरहोर और असुर जनजाति ने यहाँ से मतलब तांबा ही लोग निकाल के अब हथियार बनाया जाता था। अगर देखा जाए तो मतलब विश्व के इतिहास पढ़िएगा, उसमें देखा जाता है कि जैसे हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है यहाँ से तांबा निकाल करके असुर, बिरिजिया, बिरहोर जनजाति ने, क्योंकि वो विदेश में मेसोपोटामिया तक देखा जाएगा कि इनका व्यापार था, क्योंकि यहाँ से जो तांबा निकाल के लोग मेसोपोटामिया तक भेज देते हैं, वहाँ इसका उपकरण या हथियार बनाया जाता था। इसका देखिए जो अवशेष है सबसे ज़्यादा, वो देखिए जैसे बालूगढ़ हो गया, भवनाथपुर हो गया, झारखंड के जितना ही क्षेत्र है, यहाँ से कुल्हाड़ी और खोची तथा नवपाषाण कालीन का बहुत सारा उपकरण पाए गए हैं। वैसे ही एक पुस्तक लिखे थे जिसमें बोरमैन की पुस्तक है, इनको में मतलब 12 प्रकार के हस्तकुठारों के बारे में इनका जानकारी मिला गया है। वैसे नवपाषाण काल का देखिए दो प्रथम चरण था 3000 ईस्वी पूर्व से मतलब आसपास से, नवपाषाण काल के जो दूसरा चरण आया 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास तक रहा। चलिए आई होप यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए नवपाषाण कालीन का देखिए नवपाषाण काल संस्कृति के दूसरे चरण में मुंडावन जनजाति ने, कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवपाषाण काल के जब दूसरा चरण आया था तो मुंडा जनजाति ने, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के थे, उन्होंने तिब्बत से कहा नवपाषाण काल में झारखंड में प्रवेश किए थे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो ये भी पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति का कौन सा मतलब प्रजाति है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। चलिए देखिए यहाँ तक देख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए जो हम लोग अब ताम्र युग देख लिए, अब हम लोग कांस्य युग देखते हैं कि कांस्य युग किसे कहते हैं। देखिए जो कांस्य युग भी है ना, ये भी देखिए असुर और बिरिजा जनजाति ने मिलकर ही सबसे पहले कांस्य बनाया था, क्योंकि तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाया जाता है, ये सब आप लोग को पता होगा। तो जो छोटा नागपुर में बसने वाले थे, जो असुर बिरिजा जनजाति थे, इनको ही कांस्य युग का औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रारंभ किया था कांस्य बनाने के लिए। वैसे लौह युग को देखा जाए तो लौह युग भी यही दो जनजाति थे, लौह युग का जन्मदाता भी यही दोनों जनजाति को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं लोग ने ही सबसे पहले लोहा का उपयोग करना तथा इसका औजार बनाना सीखे थे। देखिए इन जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया था। कौन? तो असुर, बिरिजिया और बिरहोर। देखिए असुर, बिरिजिया जनजाति ने ही
झारखंड में लौह तकनीक का विकास किया था। देखिए जो लौह युग था इसमें हम लोग का झारखंड का विदेशों से बहुत ज़्यादा संपर्क रहा। जैसे में देखा जाए तो झारखंड में निर्मित लौह युग मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जिसमें दार्शनिक लोगों ने तलवार बनाया था। चलिए, आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देखिए वीडियो आप सबको मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।